हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिस्ट। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट द करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। ये करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल है क्या? व्हाट डू मीन बाय दिस वन? एक्चुअली दिस करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल इज ब्रिज बिटवीन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। ये क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में एक ब्रिज है, या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, एट व्हाट कंडीशंस क्लासिकल मैकेनिक्स रिजल्ट्स will coincide with quantum mechanics results। कौन सी कंडीशन की बेसिस पर जो क्लासिकल मैकेनिक्स के रिजल्ट्स हैं वो कोइंसाइड करेंगे, को रिलेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स को। तो एक्चुअली दिस प्रिंसिपल टेल्स अस हाउ कैन क्लासिकल मैकेनिक्स will coincide with quantum mechanics। results of classical mechanics will coincide with quantum mechanics results। इस चीज को हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हमें नील बोहर का आइडिया होना चाहिए कि नील बोहर का एनर्जी के हवाले से या एटम के हवाले से क्या आइडिया है। देन आफ्टर रदरफोर्ड का आइडिया होना चाहिए कि रदरफोर्ड क्या कहना चाहता है, चीजों को किस तरह एक्सप्लेन करता है, किस तरह उनको जो है ना देखता है। फर्स्टली ये आइडिया था, सपोज हम पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स का आइडिया डिस्कस कर रहे हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहना चाहती है अबाउट दी एटम। सपोज करें हमारे पास कोई स्फीयर है, कोई एटम है। इस एटम में ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है। दिस इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग दिस शेल्स और ऑर्बिट्स। ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट्स में, अपने शेल्स में कंटिन्यूअस रिवॉल्व करता है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स का ये कहना है कि जितनी इसकी रिवॉल्यूशन होगी उतनी इसकी जो रेडिएशन ऑफ एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी, वो ज्यादा एनर्जी को रेडिएट करेगा। इट मींस अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स एनर्जी ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ रेडिएशन। जितनी रिवॉल्यूशन ज्यादा होगी उतनी रेडिएशन जो है ना वो ज्यादा होगी। जितनी रिवॉल्यूशन ज्यादा होगी उतनी रेडिएशन ज्यादा होगी। ओके, ये न्यूक्लियस सपोज कर लेते हैं। दिस न्यूक्लियस ये कंटीन्यूअस रिवॉल्व करता रहेगा कंटीन्यूअस रिवॉल्व करते करते ये अपनी एनर्जी लॉस करके ये न्यूक्लियस में फॉल करेगा। दैट इज कांसेप्ट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। ये क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल फिजिक्स का कांसेप्ट है कि ये इलेक्ट्रॉन कंटीन्यूअस इस अपने ऑर्बिट्स में, अपने शेल्स में रिवॉल्व करता है। रिवॉल्व करता रहेगा और देन आफ्टर ये अपनी एनर्जी को इमिट करते 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 फाइनली वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल करेगा। दैट इज मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। That is drawback of classical mechanics। That is also we can say that this failure of classical mechanics। ये classical mechanics की failure है कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस रिवॉल्व करते 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 अपनी एनर्जी इमिट करता है, अपनी एनर्जी इमिट करता है, देन आफ्टर वो न्यूक्लियस में फॉल करेगा। दैट इज मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। ओके, तो एक ये आइडिया है क्लासिकल मैकेनिक्स का। अब आते हैं नील बोर क्या क्या कहना है। नील बोर क्या कहता है कि एनर्जी कब रेडिएट होगी, एनर्जी कब इमिट होगी। सारा मामला यहाँ पे जो डिस्कस करना है वो है एनर्जी का। यहाँ पर तो कहते हैं कि जितनी रिवोल्यूशन ज्यादा होगी उतनी जो इमिशन ऑफ एनर्जी है, इमिशन ऑफ रेडिएशन से वो एनर्जी ज्यादा रेडिएट होगी। मगर नील बोर का जो कॉन्सेप्ट है अबाउट द एनर्जी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट। ये रदरफोर्ड का कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से जो नील बोर का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है। वो उसका क्या कॉन्सेप्ट है, वो कहता है सपोज कर लें ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है। ये इसके अराउंड शेल्स अवेलेबल है, के एल एम व्हाटएवर जो शेल्स ले ले आप, ये शेल्स हैं। दीज आर डिफरेंट शेल्स। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। बाय एनीवे ये इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है इनके अंदर। तो नील बोर कहता है कि इलेक्ट्रॉन तभी अपनी एनर्जी रेडिएट करता है जब ये हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ शिफ्ट होगा, जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड होगा। इन दैट केस एनर्जी कैन बी इमिटेड और रेडिएटेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन तभी एनर्जी रेडिएट करते हैं, तभी एनर्जी को इमिट करते हैं जब वो एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल की तरफ जाते हैं। मतलब जब एनर्जी डिफरेंस होगा, when there will be energy difference, जब एनर्जी डिफरेंस क्रिएट होगा, इन दैट केस
इलेक्ट्रॉन विल रेडिएट एनर्जी। इस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएट करेगा जब एक शेल से दूसरे शेल की तरफ शिफ्ट होगा, हायर से लोअर की तरफ आए, तो इन दैट केस दिस विल रेडिएट इट्स सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये तभी एनर्जी को रेडिएट करेगा। ये नील बोर का कॉन्सेप्ट है, ये रदरफोर्ड का कॉन्सेप्ट है। तो रदरफोर्ड का ये हुआ कि कंटीन्यूअस रिवॉल्व करते करते वो अपनी एनर्जी को इमिट करेगा, देन आफ्टर वो न्यूक्लियस में फॉल करेगा। मगर यहाँ पर जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट वो क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। नील बोर कहता है कि इलेक्ट्रॉन तभी एनर्जी रेडिएट करेगा जब ये हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल की तरफ शिफ्टिंग करेगा, माइग्रेशन करेगा। इन दैट केस डिफरेंस ऑफ एनर्जी विल बी क्रिएटेड एंड इलेक्ट्रॉन विल रेडिएट अमाउंट ऑफ एनर्जी, तभी एनर्जी रेडिएट कर सकता है। तो ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है क्लासिकल मैकेनिक्स के, रदरफोर्ड का और नील बोहर का। अब सवाल आता है कि किस कंडीशन की बेसिस पर जो क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट्स हैं वो रिलेट करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स से। एट व्हाट कंडीशंस द रिजल्ट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स विल कोइंसाइड विद क्लासिकल मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स के जो रिजल्ट है वो कब कोइंसाइड करेंगे, इसको फोकस करते हैं। तो अब देखें इसको, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये कंटिन्यूअस रिवॉल्व करता रहता है अपने इस सर्कुलर ऑर्बिट में। ये जो टाइम लेता है, इसका जो टाइम पीरियड होता है, इसका जो टाइम होता है ये बराबर होता है 2 पाई r अपॉन में v, ये इसका टाइम पीरियड है। और अगर देखा जाए इसका फ्रीक्वेंसी देखी जाए तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल इनवर्स ऑफ टाइम 2 पाई r अपॉन में v। अगर बात की जाए फ्रीक्वेंसी के हवाले से, ये इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, दैट इज नॉट फ्रीक्वेंसी, दिस इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, दैट इज नॉट फ्रीक्वेंसी। हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए तो क्या हो जाएगा, v अपॉन में 2 पाई r हो जाएगा, v अपॉन में 2 पाई r हो जाएगा। तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला मिलता है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v अपॉन 2 पाई r। अब हम इस इक्वेशन के थ्रू, इस फार्मूला के थ्रू हम वेरीफाई करेंगे कि वाकई हमारे पास जो क्लासिकल मैकेनिक्स के रिजल्ट हैं वो कोइंसाइड करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू। मैथमेटिकली वे वी कैन प्रूव इट। ओके, इसको हम कोशिश करेंगे इस वीडियो लेक्चर में ये प्रूफ करें। सपोज करें दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन ऑफ फर्स्ट के, जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अपने ऑर्बिट्स में, अपने शेल्स में, तो इसके पास दो फोर्स होते हैं जो इसको बैलेंस करके इसके अपने शेल में रिवॉल्व कराते हैं। एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा होता है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ये फोर्स इसको बैलेंस करते हैं। इन फोर्स की बैलेंसिंग होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने ऑर्बिट में कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता रहता है। तो ये दो फोर्स आपको माइंड होने चाहिए, एक है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरा है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Fc shows the centripetal force and Fe shows the electrostatic force। तो आपको पता है कि सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो बराबर होता है mv²/r, एंड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है आपको पता है ये बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e²/r²। ओके, यहाँ पर जो ये जो फोर्स है दो चार्जेस के दरमियान में, सेम चार्जेस है, तो हमने स्क्वायर कर लिया e²। ओके, आप देखें r से कैंसिल हो गया। हमें चाहिए इसकी स्पीड, व्हाट विल बी इट्स स्पीड, इसकी स्पीड क्या होगी जब ये रिवॉल्व करता है, व्हाट विल बी इट्स अमाउंट ऑफ स्पीड, इसकी स्पीड क्या होगी, हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है इसकी। तो v² इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये m या मल्टीप्लाई करता है यहाँ आकर डिवाइड, r² से एक r चली गई, एक r रिमेनिंग है e²। ओके, तो इसका सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा e में रेडिकल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू r। क्योंकि यहाँ पर अगर स्क्वायर देंगे तो रेडिकल देंगे तो स्क्वायर और रेडिकल कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिंगल ही आ जाएगी, और रेडिकल हमने ये दे दिया। ठीक है, सो दिस इक्वेशन नंबर सेकंड। सपोज करें ये हमारे पास क्या इक्वेशन नंबर
सेकंड है। अब हम क्या करेंगे, हमने इसकी स्पीड भी कैलकुलेट कर ली है। अब हम फोकस करते हैं इसकी जो है ना वेवलेंथ क्या होगी, व्हाट विल बी इट्स वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा, व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ इट्स वेवलेंथ, ये कितनी अमाउंट ऑफ वेवलेंथ के साथ जो इलेक्ट्रॉन है वो रेडिएट करता है अपनी एनर्जी, व्हाट विल बी इट्स वेवलेंथ, इसकी वेवलेंथ क्या होगी। अब हम इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली हम ये चीज मालूम है, हमें ये चीज इन्फॉर्म है कि जो मूविंग पार्टिकल है उसके पास ड्यूअलिटी होती है, वो पार्टिकल नेचर भी एग्जिस्ट करता है, वो वेव भी नेचर एग्जिस्ट करता है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस अ मूविंग पार्टिकल हैज वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, उसके पास दो किस्म की नेचर्स होती है, वो वेव पार्टिकल भी शो करता है और वेव भी शो करता है और पार्टिकल भी शो करता है। जो पार्टिकल नेचर होती है वो डिटरमाइन कर सकते हैं बाय इट्स मोमेंटम, और इसकी जो वेव नेचर है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय इट्स wavelength. So according to de Broglie hypothesis, here we have to use that equation. So de Broglie ने हमें ये चीज बताई थी कि जो वेवलेंथ है वो बराबर होती है h अपान में p, h अपान p इसके बराबर है, और जो p है दैट इज एक्चुअली मोमेंटम, हम लिख सकते हैं m into v, m into v। अब हमें v मिल चुकी है, अब क्या करें, इस v का वैल्यू इधर प्लेस करें, इस v का वैल्यू आप इधर प्लेस करें ताकि हमें वेवलेंथ का वैल्यू मिल जाए। ओके, सो लैम्डा इज इक्वल टू h अपान में m सेम रखा, v की वैल्यू क्या है हमारे पास, e अपान रेडिकल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m into r, m into r। ये रेडिकल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m into r, ये यहाँ डिवाइड करें, जब ऊपर आएंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इनको ऊपर लेकर आते हैं ताकि हमें वेवलेंथ की वैल्यू मिल जाए। वेवलेंथ इज इक्वल टू h, h ये सेम रखा, ये टर्म रेडिकल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m into r, ये डिवाइड करता है, ऊपर क्या करेगा ये मल्टीप्लाई करेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m into r, डिवाइड में क्या है me, डिवाइड में क्या है वो me। ओके, ये हमें क्या मिल चुकी, हमें ये मिली है वेवलेंथ। सपोज करें दिस इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो अब हमें इस Rn की वैल्यू चाहिए, क्योंकि थ्रू Rn we can examine, we can find out that at what distance this electron is rotating, कितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा। अगर न्यूक्लियस के करीब है, न्यूक्लियस के करीब है तो उसकी अमाउंट ऑफ रेडिएटेड एनर्जी विल बी डिफरेंट। अगर कुछ ज्यादा डिस्टेंस पर लार्जर शेल्स पर अवेलेबल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है या डी एक्साइट होता है, तो वहां पर डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी डिफरेंट। तो कीप इन माइंड बाय वेरिएशन ऑफ दिस आर, इस आर को वेरी करने से जो अमाउंट ऑफ रेडिएटेड एनर्जी है, जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वो डिफरेंट होता है। तो इस आर को वेरी करने से डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी वेरी होगा। अगर करीब है तो डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी लो, अगर ज्यादा दूर है, एन की वैल्यू लार्जर है, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस है, तो उस केस में जो डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा। इट मींस बाय वेरिएशन ऑफ दिस आर, इस आर को वेरी करने से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो चेंज होती है। अब हम इस आर एन को कैलकुलेट करते हैं, तो हमने ये चीज पढ़ी है 2 पाई r n is equal to n lambda, 2 पाई r n is equal to n lambda। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें r n की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा n lambda अपान में 2 पाई r n अपान में 2 पाई r n, हमें ये चीज चाहिए। अब क्या करें, इस लैम्डा का वैल्यू इधर प्लेस करें, इस लैम्डा का वैल्यू आप प्लेस करें, यहाँ पे इसको इस तरह ही करें, इधर डायरेक्ट वैल्यु आप लैम्डा का प्लेस करें, ये लैम्डा का वैल्यू नहीं है, डायरेक्ट इधर प्लेस करें, ये लैम्डा इधर प्लेस करें, तो 2 पाई r n, n लैम्डा क्या है, लैम्डा है बराबर किसके, h रेडिकल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m r अपान में m e।
ठीक है, अब क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड करें ताकि हमें आर एन की वैल्यू मिल जाए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जब स्क्वायर करेंगे 2 पाई आर एन, चलो ये स्टेप बढ़ा लेते हैं, और रेडिकल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम इनटू आर अपॉन में एम ई स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर एन स्क्वायर, ये हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर इनटू, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम इनटू आर, नीचे क्या होगा एम स्क्वायर ए स्क्वायर, एम स्क्वायर ए स्क्वायर बाय स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एम यहाँ से कैंसिल हो गई। अब आप क्या करें, इस आर एन की वैल्यू चाहिए हमें, इस आर एन की वैल्यू चाहिए, सो आर एन स्क्वायर, यहाँ पर भी एक आर एन अवेलेबल है, ये भी आर एन है, ठीक है, कीप इन माइंड दिस आर एन, यहाँ पर भी एक आर एन अवेलेबल है। तो अब आप क्या करें, इस आर एन को इस आर एन से कैंसिल आउट कर लें, आर एन से कैंसिल आउट कर, मैंने क्या बचा यहाँ पर आर एन एन स्क्वायर एच स्क्वायर इनटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या है 4 पाई स्क्वायर, ये यहाँ नीचे आएगा 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचा, ये एम स्क्वायर है, यहाँ पर रिमेनिंग एक एम अवेलेबल है ई स्क्वायर से, ठीक है। तो ये हमें वैल्यू आ चुकी है किसकी, आर एन की वैल्यू आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम 4 को 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, पाई को पाई से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हमारे पास जो आर एन की वैल्यू आई है वो क्या आई है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में एम ई स्क्वायर अपॉन में एम ई स्क्वायर। तो हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू आई है वो ये आई है। देखिए सिंपल कैलकुलेशन, एन स्क्वायर एच स्क्वायर ये सेम रखा, यहाँ पर एम स्क्वायर ये एम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ई स्क्वायर सेम पड़ा हुआ है, आर एन से कैंसिल हो गया, तो यहाँ आर एन इक्वल एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में एम ई स्क्वायर, वन इज ओके। तो हमारे पास जो आर एन की वैल्यू आई है वो ये आई है, तो हम लिख सकते हैं कि आर एन इज इक्वल टू एच स्क्वायर एम ई स्क्वायर इनटू एन स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है रेडियस की, कि ये वैल्यू हमारे पास रेडियस की, तो हम इसके थ्रू आर एन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लें, नोट कर लिया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट रिमेनिंग है ना, अच्छा ये लिख लेना एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में एम ई स्क्वायर। ठीक है, आप ये नोट कर लें, नोट कर लिया, ओके। अच्छा ये एक और मिस्टेक की हमने, ये पाई यहाँ पर पाई स्क्वायर है तो यहाँ पाई लिख लेंगे, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो क्या आया है, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इनटू एन स्क्वायर अपॉन में एम ई स्क्वायर पाई। तो हमारे पास ये वैल्यू आ चुका है इस रेडियस का, ठीक है। तो ये आप आर एन की वैल्यू नोट कर लें। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे। ओके ये नोट कर लें, तो मैं इस साइड को रिमूव कर लूं, ओके रिमूव कर लेते हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सिंपल है। अब वेरी सिंपल स्टेप्स अवेलेबल हैं, उन स्टेप्स को फोकस करते हैं। कौन से स्टेप्स हैं, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर है, ये हमने कैलकुलेट किया, दिस फ्रीक्वेंसी इक्वल एक्चुअली v अपॉन में 2 पाई r, v अपॉन में 2 पाई r, ये आप फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ले लें 2 पाई r। अब सिंपल बात है, आपके पास v का वैल्यू गिवन है, v गिवन है, और आपके पास r n की वैल्यू भी
given. Now situations conditions are very simple, very easy. अब क्या करें, इस v की वैल्यू यहाँ प्लेस करें और इस rn की वैल्यू प्लेस करें, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा किसका, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा इस फ्रीक्वेंसी का। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, अच्छा v की वैल्यू क्या है, v इज इक्वल टू, चलो ये लिख लेने पहले, ये 2 पाई आप सेम रख दें। अब बताएं इस v की वैल्यू क्या है, v इज इक्वल टू e अपॉन रेडिकल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर एन, ठीक है, ये स्टेट एन, तो यहाँ पर रिमेनिंग क्या है, आर एन। सो कीप इन माइंड दिस कंडीशन, आर इज इक्वल टू रेडिकल आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू रेडिकल आर स्क्वायर। यहाँ पर आर है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ रेडिकल आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ये होगा और आर ये होगा, तो ये क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो रेडिकल आ जाएगा ना, जब रेडिकल आ जाएगा तो रेडिकल से मिल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ई अपॉन में 2 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब। अब आप क्या करें, इस आर का वैल्यू यहाँ प्लेस करें, आर की तरह दिस वैल्यू ऑफ आर, इस आर एन का वैल्यू आप यहाँ इधर प्लेस करें कि आर एन किसके इक्वल है, तो अब आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी e अपॉन 2 पाई रेडिकल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इनटू आर क्यूब की वैल्यू क्या है, आर किसके इक्वल है, आर इज इक्वल टू h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर अपॉन में m e स्क्वायर पाई, ऊपर क्या है, क्यूब है, तो आप यहाँ पर क्यूब मेंशन कर लें। अब सिंपल मैथमेटिक्स आप यूज कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू e अपॉन 2 पाई, ये रेडिकल सेम रखा हमने, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम रखा, m सेम रखा। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा h6 से एप्सिलॉन नॉट क्यूब, ठीक है, इनटू n पावर 6, ये 6 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 3 6, ओके, अपॉन में क्या है m क्यूब e पावर 6, ये क्या हो जाएगा पाई पावर 3। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन होगी, वो सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये m है, ये m क्यूब है, ये कैंसिल, यहाँ पर एक m स्क्वायर बचा, यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्यूब है, तो ये हो जाएंगे एप्सिलॉन नॉट पावर 4, एक ये बात, ठीक है। और कोई टर्म कैंसिल होता है, यस कैंसिल होता है, ये यहाँ पर पाई है, यहाँ पर पाई क्यूब है, तो ये बचेगा पाई स्क्वायर, तो ये टर्म इस तरह कैंसिल हो जाएंगे। तो अब क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ई अपॉन में, ये 4 का रेडिकल क्या होगा, 4 का रेडिकल होगा 2, 4 का जो रेडिकल करेंगे साले, तो रेडिकल 4 इक्वल 2, ये 2 का इक्वल होगा। यहाँ हम इसको सिंपलीफाई करके लिख लेते हैं, देना फिर हम इनको निकाल दें नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, ये बचा 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट क्यूब, दिस विल बिकम इक्वल एप्सिलॉन नॉट पावर 4, और क्या बचा हमारे पास h6, और क्या है हमारे पास n पावर 6, ये अपान में क्या है हमारे पास, अपान में हमारे पास अवेलेबल है m स्क्वायर, क्योंकि m क्यूब और m ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा m स्क्वायर e पावर 6, और ये बचेगा पाई स्क्वायर। तो अब ये सारे टर्म्स इस ब्रैकेट से निकल आएंगे, ये सारे टर्म अब यहाँ ब्रैकेट से निकल आ जाएंगे इस तरह। देखिए फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए 2 पाई सेम लिखते हैं, इट्स ओके 2 पाई सेम। यहाँ देखते हैं बुक वाले ने डायरेक्ट स्टेप किया है या इसको 1 बाय 1 किया है, तो हम भी अकॉर्डिंग टू दैट चलते हैं, ठीक है। हम भी इसको सॉल्व करते हैं 1 बाय 1, बुक वाले ने डायरेक्ट कर लिया है।
तो इस 4 का रेडिकल क्या होगा, इस 4 का रेडिकल होगा 2 और एप्सिलॉन पावर 4 ये हो जाएगा किसके इक्वल, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये h क्यूब हो जाएगा और n क्यूब हो जाएगा अपान में क्या हो जाएगा, अपान हो जाएगा m, क्योंकि इसका है तो खत्म हो जाएगा e पावर 6 है तो ये हो जाएगा e पावर 3 और ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा पाई। तो फिर पाई पाई से कैंसिल हो जाएगी, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगी। तो अब देखते हैं ये एम ई क्यूब यहाँ डिवाइड करता है, ऊपर क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा। तो इन स्टेप्स को मैं इधर लिख लेता हूँ, ये रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, इन स्टेप्स को हम इधर लिख लेते हैं। तो हमारे पास स्टेप्स क्या है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए, ये एम ई क्यूब यहाँ डिवाइड करता है, ऊपर क्या करेगा मल्टीप्लाई, ये ई क्यूब है और ये ई है, तो ई क्यूब मल्टीप्लाई ई, यू विल गेट ई पावर 4, यू विल गेट ई पावर 4 इंटू एम, एम ई पावर 4 अपॉन क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाई 2 यू विल गेट 4, क्या मिला 4, 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब इंटू एन क्यूब, हमें ये चीज मिली। अब यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन से हमें उन पर फोकस करना है, वहां पर हमें उन पर थोड़ा सा फोकस करना है। अब क्या करें, मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें 2 के साथ। यहाँ पर एक कंडीशन हम यूज करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और 2 के साथ डिवाइड भी करते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा m e power 4 upon 2 multiply 4 you will get 8 epsilon naught square h cube, ठीक है h cube और यहाँ क्या बचा 2 upon में ये n cube इधर लिख लेते, ठीक है। तो m e power 4 8 epsilon naught square h cube 2 upon में n cube, तो हमारे पास ये वैल्यू आ चुका है किसका, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ चुका है, दिस इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी के बराबर आ चुका है, ठीक है। तो आप ये नोट कर लें, नोट कर लिया, ठीक है। तो आप ये नोट कर लें। तो यहाँ पर ये देखें एक चीज, यहाँ पर एक चीज वाज़ेह है, एक चीज क्लियर है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, क्यूब के साथ। दिस फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब। तो फाइनली हमें ये नेक्स्ट वन डेरिवेशन में भी यही चीज मिलेगी, हमें यही चीज प्रूफ करने के वाकई ये एनर्जी इसके इक्वल है या नहीं, हमें ये चीज प्रूफ करनी। तो आप ये नोट कर लें, इस चीज को मैं वन टाइम रिवाइज कर लेता हूँ, ये सारा कॉन्सेप्ट जो बताया मैंने इसको वन टाइम रिवाइज कर लेता हूँ, ये नोट कर लें आप। ओके, इसको रिवाइज करते हैं। एक्चुअली शुरू में 2 कॉन्सेप्ट है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक, रदरफोर्ड के मुताबिक, जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूअसली अपने शेल्स में रिवॉल्व करता रहता है और ड्यूरिंग रिवॉल्विंग इट कंटिन्यूअस एमिट्स एनर्जी, वो एनर्जी इमिट करता है। एनर्जी इमिट करते 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 वो फाइनली न्यूक्लियस में फॉल करेगा। ये कॉन्सेप्ट है क्लासिकल मैकेनिक्स का, ये कॉन्सेप्ट है रदरफोर्ड का। मगर नील बोर ने बताया भाई ये ऐसा नहीं है। क्या है, रदरफोर्ड ने बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी पार्टिकल एनर्जी तभी इमिट करेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी तब इमिट करेगा या तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाए या वो डी एक्साइटेड हो जाए। मतलब जब उनके एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस क्रिएट होगा, इन दैट केस इलेक्ट्रॉन विल रेडिएट एनर्जी, उस केस में इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएट कर सकता है। ओके, तो हमने ये बताया कि किस कंडीशन के बेसिस पर क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स विल कोइंसाइड, उन दोनों के रिजल्ट सेम आएंगे। तो एक्चुअली बाय दिस correspondence principle we can prove that, we can verify that there are certain conditions, there are certain limitations at what basis the results of classical mechanics and quantum mechanics will coincide, will give same result. Okay, अब हम उनको प्रूफ करते हैं। एक ये चीज मिली है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द n क्यूब। अब जो लास्ट में रिजल्ट मिलने वाला है, अब जो हम ड्राइव करेंगे अकॉर्डिंग टू नील बोहर,
उसमें हमें ये चीज मिलेगी, बिल्कुल ये सेम रिलेशन मिलेगा, ये सेम। तो हम इसको वेरीफाई करते हैं कि वाकई ये रिलेशन मिलता है कि या बस ऐसे हमने बातें अपनी तरफ से बता दी हैं। ठीक है, तो अब ये नोट कर लें, नोट कर लिया। ओके, इनको अब रिमूव कर लेते हैं। अच्छा, इस साइड को रिमूव कर लेते हैं ताकि इनमें से हम जो है ना अपने कॉन्सेप्ट समराइज कर लें। अकॉर्डिंग टू नील बोर, आपको ये चीज मालूम है, नील बोर के मुताबिक आपने, सॉरी नील बोर, जी नील बोर के मुताबिक आपने ये चीज पढ़ी है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, यहाँ पर एक दूसरा कॉन्सेप्ट चलता है नील बोर, ये बराबर होता है हमारे पास n की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब, ये बराबर होता है इसके 8 एप्सिलॉन नॉट क्यूब, सॉरी h क्यूब नहीं होता, ये h स्क्वायर होता है, यहाँ पर h क्यूब मिला है, ये इसके होता है 1 अपॉन में n f स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में n r स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू नील बोर हमें ये चीज मालूम है कि m e पावर 4 अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर 1 अपॉन में n f स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n r स्क्वायर, हमें ये चीज मालूम है। अब हम असल बात जो है ना वो यहाँ पर है कि किस कंडीशन के बेसिस पर क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के जो रिजल्ट है वो कोइंसाइड होंगे। ओके, अब इस जगह पर है ये बात, तो आई थिंक मैं इनको रिमूव कर लेता हूँ ताकि आपको मैं ग्राफिकली चीजों को समझाऊं। अब देखिए, ये सपोज कर लेते हैं न्यूक्लियस है, ये इसके ये शेल्स अवेलेबल है। ठीक है, इन शेल्स में जो है ना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इन दीस शेल्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। ठीक है, ये मुख्तलिफ शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। सपोज करते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है। अब क्या करते हैं, सपोज करते हैं हम इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं, हमने इस इलेक्ट्रॉन को क्या दी, एनर्जी दी। एनर्जी देने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा। अगर हम ज्यादा एनर्जी देते हैं तो हो सकता है इसमें आए, हो सकता है इस शेल में, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी को, अपनी एनर्जी लेवल को, अपनी एनर्जी स्टेट को लीव करेगा, अपनी एनर्जी स्टेट को क्या करेगा, लीव। जब अपनी एनर्जी स्टेट को लीव करेगा तो क्या होगा एक्चुअली, तो यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट होगी, इलेक्ट्रॉन गया तो क्या होगा, वैकेंसी क्रिएट होगी। तो इस वैकेंसी को फिल अप करने के लिए, इस वैकेंसी को कंप्लीट करने के लिए एक नेक्स्ट वन लेवल से, हायर एनर्जी लेवल से जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स लोअर एनर्जी लेवल, टुवर्ड्स, सपोज करेंगे इलेक्ट्रॉन इधर से आया, इस वैकेंसी को फिल अप किया, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन है, इस वैकेंसी को फिल अप किया। अकॉर्डिंग टू एनर्जी, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस ये डिपेंड करता है इस लेवल से आएगा, क्योंकि आपने ये पहले ये चीज पे पढ़ी है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम्स में, पी1 सीरीज, ब्रैकेट सीरीज है, मुख्तलिफ सीरीज, 5 सीरीज है, वो आपने चीज पढ़ी है। तो अकॉर्डिंग टू दैट वो आएगा। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जब एनर्जी प्रोवाइड देते हैं, फोटोन हमने स्टैक किया तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया, तो यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हुई। जब वैकेंसी क्रिएट होगी तो क्या होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक डी एक्साइटेड होगा, हायर एनर्जी लेवल से आएगा टुवर्ड्स लोअर एनर्जी लेवल, इस गैप को, इस वैकेंसी को फिल अप करने के लिए। याद रहे, इसको हम कहते हैं एन आई स्टेट। जिधर से आता है, जिधर से आएगा दैट विल बी एन आई स्टेट, जिस तरफ जाता है दैट विल बी एन एफ स्टेट। वो क्या होगी आपके पास स्टेट, वो होगी आपके पास एन एफ। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ये डायग्राम से ये चीज क्लियर है कि हमेशा एन आई विल बी ग्रेटर टू एन एफ। जो एन आई की वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर होगी किससे, एन एफ से ज्यादा होगी। मतलब ये हुआ कि एन एफ विल बी लेस देन एन आई, ये चीज होगी, ये कंडीशन होगी, ये सिचुएशन होगी। ठीक है, इस कंडीशन में ये चीज पॉसिबल है। तो याद रखें यहाँ पर जो एन एफ है वो बराबर होगी एन माइनस पी, इसके बराबर होगी एन माइनस पी। तो आप क्या करें, जो एन एफ है इस जगह पर ये प्लेस करें, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एम ई पावर 4 अपॉन में एच एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन क्यूब।
सॉरी 1/n f किसके इक्वल है n माइनस पी होल स्क्वायर माइनस में 1/n r स्क्वायर। अब आप क्या करें इनकी एलसीएम ले लें m e पावर 4 h एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इनटू क्या है n r स्क्वायर। जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस में p और स्क्वायर और पान में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा n r स्क्वायर इनटू n माइनस में p और स्क्वायर। ये हो जाएगा इस तरह। ठीक है अब क्या है आप इस फार्मूले को सिंपलीफाई करें ये n माइनस पी है। ठीक है ये a माइनस पी होल स्क्वायर वाली कंडीशन है हमारे पास। तो आप इसको सॉल्व करें तो हम इसको इधर लिख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू m e पावर 4 अपॉन में h एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इनटू n है इसका ये सेम रखा हमने ये n है इसका हमने क्या रखा सेम रखा। ये इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं ताकि प्रॉपर्ली जो है ना चीजें आ जाए। ठीक है ये मैं ऊपर लिख देता हूँ n I will be greater to n f it means n f will be less than to n I। इसका मतलब ये हुआ e I will be greater to e f and e f will be less than e I। ठीक है तो आप इसको लेकर आए इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू m e पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू h स्क्वायर। इसको सिंपलीफाई कर लें वो क्या है n i स्क्वायर n i स्क्वायर ये क्या a माइनस b होल स्क्वायर वाली कंडीशन है तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में 2ab माइनस में 2ab मींस 2np प्लस में b स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा ये हो जाएगा p स्क्वायर। ठीक है अपॉन में क्या है n i स्क्वायर इनटू n माइनस p होल स्क्वायर। तो हमें ये मिल चुका है। अब हम क्या करें इसको सिंपलीफाई करें m e पावर 4 इनटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर। अब आप क्या करें इसको सिंपलीफाई करें n i स्क्वायर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस सॉरी ये माइनस का है ये प्लस का ये हो जाएगा माइनस n i स्क्वायर माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस 2np माइनस प्लस माइनस p स्क्वायर अपॉन में n i स्क्वायर इनटू n माइनस में p होल स्क्वायर। सो कीप इन माइंड देयर इज अ कंडीशन। यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है। कंडीशन क्या है कंडीशन है हमारे पास कि जो हमारे पास 2np है 2np है दिस विल बिकम यहाँ हमारे पास जो p है p इज वेरी स्मॉल। ये कंडीशन है। क्या कंडीशन है जितनी वैल्यू आप n की ज्यादा लेंगे n की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी जो p की वैल्यू होगी वो क्या होगी कम होगी। जितनी आप n की वैल्यू ज्यादा लेंगे तो उस केस में जो हमारे पास p की वैल्यू होगी वो क्या होगी वेरी स्मॉल होगी। ठीक है तो हम लिख सकते हैं कि 2np माइनस p स्क्वायर 2np माइनस में p स्क्वायर ये बराबर है इसके बराबर है दिस इज इक्वल टू 2np दिस इज इक्वल टू 2np ये इसके इक्वल है। ठीक है तो ये कंडीशन है। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या होगा ज्यादा दूर होगा। जितना दूर होगा उतना जो है ना p का वैल्यू स्मॉल होगा। जितना दूर होगा उतना p का वैल्यू क्या होगा उसका जो वैल्यू है वो नियर टू वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा। तो आप सिंपली क्या करेंगे उसको कैंसिल आउट कर लेंगे। इस p को नेग्लेक्ट कर लेंगे आप। तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचेगा ये इसका ये भी चला जाएगा। तो आपके पास बचा m e पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर
एच स्क्वायर इंटू 2n, पी तो खत्म हो जाएगा, पी स्क्वायर ये खत्म हो जाएगा, पी अपान में क्या है एन आई स्क्वायर इंटू एन माइनस पी क्या है अब 0 है और स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप क्या करें, एन ई पावर 4 2np अपन में क्या है स्क्वायर है, एन स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर मल्टीप्लाई एन स्क्वायर यू विल गेट एन आई पावर 4, ये भी एन आई का वैल्यू है। ठीक है, अपन में क्या है 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, तो एन और एन ये कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा, जो रिमेनिंग हमारे पास डेरिवेशन मिलेगी वो ये होगी, जो रिमेनिंग हमारे पास डेरिवेशन आई वो ये है। ठीक है, आप इस डेरिवेशन को इधर लेकर आए, f इज इक्वल टू एम ई पावर 4 अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू ये क्या है 2p अपॉन में क्या है n क्यूब, n n से गया तो रिमेनिंग क्या बचेगा n i क्यूब बचेगा, n i क्यूब बचेगा। तो आपने ये देखा जब इलेक्ट्रॉन वेरी अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, ये कंडीशन हमने यहाँ पर जो अप्लाई की है इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन वेरी अवे फ्रॉम न्यूक्लियस है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, तो यहाँ पर ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों कोइंसाइड हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स विल कोइंसाइड विद ईच अदर when electron revolve at very large distance, when electron revolve away from nucleus, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा अवे होगा ज्यादा परे होगा, उस केस में जो क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट है वो कोइंसाइड करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ, या इस तरह भी हम कह सकते हैं जब एन आई की वैल्यू मच मोर हायर होगी, एन आई का मतलब ये है कि जब ये वैल्यू ज्यादा होगी मतलब शेयर्स ज्यादा दूर होंगे इस न्यूक्लियस से, तो इस केस में भी हम कह सकते हैं। तो आपको ये कंडीशन मालूम होनी चाहिए कि ये केस हमने तब अप्लाई किया, पी का वैल्यू हमने 0 तब लिया, ये इसलिए लिया कि हमारे पास जो एन आई की वैल्यू है वो मच मोर लार्जर है, वो मच मोर क्या है लार्जर है, तो इन दैट केस हमारे पास जो रिजल्ट है वो सेम है। अगर मैं इस p की वैल्यू 0 न लेता, इसको कैंसिल आउट में p स्क्वायर को मैं कैंसिल आउट न करता तो क्या होता, तो हमारे पास ये रिलेशंस नहीं आते, ये रिलेशंस मैथमेटिकली जो है हमारे पास ये नहीं मिलते, जो n क्यूब यहाँ बचा या जो n आई पावर 4 आया तो यहाँ पर जो सारी कंडीशंस थी वो डिस्टर्ब हो जाती थी। तो इसका मतलब ये हुआ, जो इसकी फिजिकली सिग्निफिकेंस है जो एप्लीकेशन है इसका मतलब ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन वेरी लार्ज अवे फ्रॉम न्यूक्लियस होगा, इन दैट केस the results of quantum mechanics and classical mechanics will coincide with each other. Okay, तो that is actually correspondence principle, तो ये हमारे पास वैल्यू है correspondence principle की, ये इसके सिग्निफिकेंट है, ये इसकी एप्लीकेशन है, तो that is much more important topic. If you have any question you are free to ask. Okay viewers, thank you, see you next.